रेयांश मेहता के शब्दों ने विकास शाह को प्रबुद्ध कर दिया। एक बार विलंबित हुई खुफिया जानकारी हमेशा विलंबित ही रहती है। यदि उसे पहले से पता होता कि रेयांश मेहता के अंगरक्षक कितने शक्तिशाली हैं, तो वह पहले से तैयारी कर सकता था और सीधे गोली चला सकता था, बजाय इसके कि वह ये सोचे कि उसका हाथ ऊपर है और दूसरे पक्ष को अपमानित करने की कोशिश करे। वह निश्चित रूप से दूर से ही हेलीकॉप्टर से फायर करवा लेता और पहले से ही पैराशूट तैयार कर लेता और सिल्वर फॉर्चून टावर से कूदकर बच निकलता। यदि उन्हें पता होता कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के पास इतने सारे हथियार हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से जानबूझकर युद्धविराम की मांग नहीं की होती। लेकिन इसमें कोई काश केवल वाली बात नहीं है। विकास शाह वह जानता था कि उसका अंत हो चुका है, इस बार उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और विनती करना भी व्यर्थ था। ये युवक बहुत निर्दयी था, बहुत निर्णायक था और उसके तरीके चतुर और सूक्ष्म थे। वह विक्रम वर्मा को भर्ती करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करता था। वह विक्रम वर्मा के चरित्र के बारे में बहुत स्पष्ट थे, वह बहुत वफादार थे। यदि वह नहीं मरा तो विक्रम वर्मा मुक्त होकर मेहता इंडस्ट्रीज में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाएगा। इसलिए वह निश्चित रूप से मर जाएगा। रेयांश मेहता उसे कभी जाने नहीं देगा। रेयांश मेहता ने शुरू से अंत तक उसे कभी नीची नज़र से नहीं देखा था। उसका लक्ष्य हमेशा विक्रम वर्मा रहा था। बात बस इतनी है कि मरने से पहले भी वह स्पष्टीकरण मांगना चाहते थे। रेयांश मेहता, इतने सारे आग्नेयास्त्रों के साथ सुन नगर में कुछ ही लोग उन्हें आपूर्ति कर सकते थे। किसने आपकी मदद की? रेयांश मेहता ने उदासीनता से कहा, शिप किंग। सिर्फ 2 छोटे शब्दों ने विकास शाह के पहले से ही रक्तहीन चेहरे को और भी पीला कर दिया। सुन नगर शिप किंग, एक ऐसा शक्तिशाली परिवार जो विश्व को प्रभावित करने में सक्षम था, एक सच्चा वित्तीय धनी जिसे कुछ राष्ट्राध्यक्ष भी सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वह समुद्र का सच्चा सम्राट था। सुन नगर में यहाँ तक किली परिवार जो अचल संपत्ति का कारोबार करता था, शिप किंग फैमिली से अधिक शक्तिशाली होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता था। वे निश्चित रूप से एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति थे। शिप किंग चेन परिवार की मदद से इन कुछ आग्नेयास्त्रों की बात तो दूर, वे आपको तोपें भी दिला सकते हैं। शिप किंग फैमिली के सामने वाले 10 एक्सिक्यूशनर्स का उल्लेख करना उचित नहीं था। उनकी तुलना शार्क और सार्डिन से की जा सकती थी। मैं हार गया, मैं सचमुच हार गया, और यह कोई अन्यायपूर्ण हार नहीं है। विकास शाह कड़वाहट से मुस्कुराया, अंततः समझ गया कि क्या हो रहा था। यही कारण था कि उसे खुफिया जानकारी नहीं मिली थी। वास्तव में आपका शिप किंग फैमिली के साथ इतना गहरा रिश्ता है कि वे आपको आग्नेयास्त्र हासिल करने में मदद करने को भी तैयार हैं। मैंने आपको कम आंका था। अगर मुझे आपकी असली पृष्ठभूमि पहले पता होती तो शायद मैं विक्रम वर्मा के सुझाव पर विचार करता और आपका दुश्मन नहीं बनता। ये सब मोहन रजिया है। उस कमीने को उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वह मुझे गुमराह करता रहा, कहता रहा कि तुम मुख्य भूमि से आए एक छोटे से जमींदार हो, तुमसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी असली पहचान पानी के नीचे छिपी एक पिरान्हा है जो हम सबको टुकड़े टुकड़े कर सकती है। वास्तव में रंगपुर में शिप किंग फैमिली की सहायता से आप ड्रैगन हॉल से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। यहाँ उनकी पहुंच शिप किंग फैमिली जितनी बड़ी नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप गैम्बलिंग किंग है परिवार से संपर्क कर सके। वे बिना किसी हिचकिचाहट के आपके साथ खड़े रहे और यहाँ तक कि सिक्स आर्ट्स क्लब ने रंजिया परिवार से संबंध भी तोड़ लिए। केवल शिप किंग ही इसे हासिल कर सकता है। विकास शाह ने एक अत्यंत बदसूरत मुस्कान प्रकट की। उसकी आंखें निराशा से भरी थीं, किसी भी रोशनी से रहित थीं। ये सब निपटाने के बाद उसने तारों की ओर देखा। उसके नीचे बंदूकधारी थे, लेकिन ऊपर एक शांत शांति थी। ये रात के आकाश को देखने का उसका आखिरी मौका था। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्या जिन लोगों को मैंने सुन नगर से आमंत्रित किया था वे पहले से ही हैं? रेयांश मेहता ने कहा, हाँ, सब समुद्र में दफन हो गए। ये सही है। जब शिप किंग फैमिली आगे बढ़ रहा था तो वे कैसे आगे बढ़ पाए? विकास शाह ने आकाश की ओर आह भरी। उसका मुंह खून से भर गया था। रेयांश मेहता ने कहा, मुझे कुछ सही करने दीजिए। जिसने मुझे गैम्बलिंग किंग फैमिली से संपर्क करने में मदद की वह शिप किंग चेन परिवार नहीं था, लेकिन मेरे बगल में ये सुंदर और उदार सुंदरता। श्वेता शर्मा ने इसे मनोरंजक पाते हुए मधुरता से मुस्कुराया और यह भी बोला, मुझे अभी तक अपना परिचय देने का मौका नहीं मिला है। श्रीमान विकास शाह, नमस्ते। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। मैं दिल्ली शर्मा परिवार से हूँ। जब तक जरूरी न हो वह बोलती नहीं थी, और जब बोलती थी तो यह विकास शाह के लिए एक और बड़ा झटका होता था। ये परिवार एक वित्तीय महाशक्ति जो गैम्बलिंग किंग फैमिली और शिप किंग फैमिली से कम शक्तिशाली नहीं है। एक महान परिवार जो 100 साल पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली रहा है और आज भी कायम है, तथा जिसने चीन को खंडहर से विश्वस्तरीय राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्माण करते देखा है। बहुत ही भयावह गहरी नींव के साथ चीन में उनकी जड़ें लंबे समय से अज्ञात गहराई में जमी हुई हैं। ऐसी शक्तिशाली शक्ति निश्चित रूप से 10 एक्सिक्यूशनर्स से तुलनीय नहीं है। एकमात्र सांस उन्हें नष्ट कर सकती है। विकास शाह को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पागल हो रहा है। ये वही था जिसे मोहन रजिया ने एक अस्पष्ट युवक कहा था। वह इतने सारे दिग्गजों को कैसे जानता था और एशिया पर नजर रखने वाली इतनी सारी ताकतों से उसका क्या संबंध था? उसने वास्तव में ऐसे व्यक्ति को उकसाने का साहस किया। क्या ये चट्टान पर अंडा फेंकने जैसा नहीं है? ऐसे कनेक्शन के साथ वह मेट्रो बे डिस्ट्रिक्ट में बगल में चल सकता था। मैं सचमुच अपनी मृत्यु चाहता था। विकास शाह वह तब तक हंसा जब तक वह रो नहीं पड़ा। जो बह रहा था वह आंसू नहीं थे, बल्कि खून के आंसू थे। यदि उसे पहले से श्वेता शर्मा की पहचान पता होती तो वह 10 गुना साहस के साथ भी बंदूक निकालने की हिम्मत नहीं करता। इससे भी अधिक घातक बात यह थी कि उसे वह अश्लील दृष्टि याद आ गई जो उसने श्वेता शर्मा को दी थी और वे चिढ़ाने वाले शब्द जो उसने अभी अभी कहे थे। वह चाहता था कि वह अपनी आंखें निकाल ले, अपनी जीभ बाहर खींचो।
मोहन रजिया ने मुझे गुमराह किया। वह कुत्ता जो मुझे रेयांश मेहता का विरोध करने के लिए कह रहा था, मुझे मरने के लिए कह रहा था। वह कुत्ता, मैं तुम्हारे नीचे आने और मुझे ढूंढने का इंतजार कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे कुत्ते का सिर कुचल दूंगा। अब भले ही विक्रम वर्मा उसे नीचे नहीं फेंकता, वह खुद नीचे कूदना चाहता था। सचमुच ये पूर्ण क्षति है। जिस क्षण उसने ये निर्णय लिया वह पहले ही मर चुका था। विकास शाह टूटने के कगार पर था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत समझदारी बाकी थी। सिल्वर फॉर्चून टावर के नीचे गोलियों की आवाज़ सुनकर उसने आखिरकार रेयांश मेहता से विनती की, ये सारा मामला मेरी गलती है। कृपया नीचे के लोगों को एक मौका दो, बहुत लोग मर चुके हैं। रेयांश मेहता ने एक क्षण सोचा और कहा, यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें कुछ पीछे छोड़ना होगा। इस बार मेरा नुकसान भी बहुत भारी था। आखिरकार शिप किंग फैमिली के चले जाने का मतलब था कि मैं उन पर एहसान करता हूँ। रेयांश मेहता झूठ नहीं बोल रहा था, नुकसान तो हुआ ही था। उसने लगभग 5-6 करोड़ की कीमत का एक बैंगनी जेडाइट का टुकड़ा काटकर रूही पटेल को आभूषण के रूप में दे दिया था। कल जब विक्रम वर्मा 10 एग्जीक्यूशनर्स मुख्यालय में वापस आया, रेयांश मेहता को रूही पटेल कहा जाता है, महिला बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई और उसने बिना किसी त्रुटि के उसके निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया। केवल शिप किंग फैमिली ही रंगपुर तक सुरक्षित रूप से बड़ी मात्रा में आग्नेयास्त्र पहुंचा सकता था और विकास शाह के सुदृढ़ीकरण को पूरी तरह से खत्म कर सकता था। 19 उसने तुरंत कहा, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें सौंपने को तैयार हूं, जब तक आप मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाते और मेरे अधीनस्थों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं देते। विकास शाह जैसे भूमिगत बॉस के लिए संपत्तियां आमतौर पर छिपी होती हैं। उदाहरण के लिए अचल संपत्ति, स्टॉक, तहखाने की तिजोरियों में छिपाए गए आभूषण और बैंकों में जमा धन, इन सभी को स्थानांतरित करने के लिए विकास शाह के व्यक्तिगत प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। रेयांश मेहता को 10 एग्जीक्यूशनर्स को नष्ट करने से लगभग कोई लाभ नहीं होता। लेकिन अब स्थिति अलग थी। विकास शाह अपने परिवार और अधीनस्थों की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार था। तभी रेयांश मेहता ने संतुष्टि में सिर हिलाया, व्योम राजपूत को हमला रोकने के लिए कहा और फिर विक्रम वर्मा को विकास शाह का फोन सौंप दिया। विकास शाह कांपते हुए बंजी प्लेटफॉर्म पर रेंगते हुए गए और नीचे अपने अधीनस्थों के प्रभारी व्यक्ति को बुलाया। हम ये लड़ाई हार गए, अब से 10 एग्जीक्यूशनर्स पूरी तरह से विघटित हो गए हैं। मत पूछो क्यों, बस ईमानदारी से मेरी बात सुनो। अपने लोगों को लेकर जल्दी से बाहर निकल जाओ, सभी अधीनस्थों को भंग कर दो और अब से उनसे कहो कि वे कभी भी यह न कहें कि वे 10 एग्जीक्यूशनर्स से हैं। और बदला लेने के बारे में भी मत सोचो, हम उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते। रंजिया परिवार वे ही थे जिन्होंने ये सब किया, वह लानत रंजिया परिवार। अब भले ही विक्रम वर्मा उसे नीचे नहीं फेंकता, वह खुद नीचे कूदना चाहता था। अपने अधीनस्थों को बर्खास्त करने के बाद विकास शाह ने अपने परिवार को बुलाया। उसने उनसे कहा कि अब से वे अच्छी तरह से जीवन जिएं और बदला लेने के बारे में न सोचें, अन्यथा रेयांश मेहता उन्हें मरवा देगा। फिर उन्होंने अपने वकील को बुलाया, वसीयत बनाई और अपनी मृत्यु के बाद बिना शर्त अपनी अधिकांश संपत्ति येचेंग ग्रुप के निजी इक्विटी फंड में स्थानांतरित कर दी। येचेंग ग्रुप के पास एक फंड चैनल है जो एक शेल कंपनी है जो संक्रमणकालीन फंडों को संभालने के लिए जिम्मेदार है। विकास शाह द्वारा इस फंड कंपनी को परिसंपत्तियां हस्तांतरित करने से रेयांश मेहता के लोगों के लिए उन्हें प्राप्त करना भी आसान हो गया। जब विकास शाह ने अपनी सारी कॉलें समाप्त कर लीं तो उसका दिल पहले ही मर चुका था और उसने रेयांश मेहता से फिर विनती की, मैंने तुम्हें अपनी सारी संपत्ति नहीं दी, मैंने अभी भी अपने परिवार के लिए कुछ संपत्ति छोड़ी है। मेरा परिवार मूलतः जीविका के लिए मुझ पर निर्भर है, यदि मैं मर गया तो वे कंगाल हो जाएंगे और भूख से मर जाएंगे। यदि आप ये थोड़ा सा पैसा भी लेने पर अड़े रहेंगे तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग मेरे साथ मर जाएं। रेयांश मेहता को इस छोटे से लाभ या हानि की परवाह नहीं थी। विकास शाह द्वारा दी गई विरासत पहले से ही 2 अरब से अधिक थी। यह यात्रा निश्चित रूप से नुकसानदेह नहीं थी, यह एक बड़ा लाभ था। यदि विकास शाह सहयोगी होता तो वह सब कुछ लेने में संकोच नहीं करता। लेकिन विकास शाह का रवैया अच्छा था, इसलिए वह ज्यादा निर्दयी होने का इरादा नहीं रखता था। दोनों पक्षों द्वारा समझौते को अंतिम रूप देने के बाद सिल्वर फॉर्चून टावर से नीचे के पार्क में स्ट्रीट लाइट के नीचे अनगिनत 10 एग्जीक्यूशनर्स लोग मारे गए या घायल हो गए। शेष लोग डर के मारे झुक गए और अपने हाथ ऊपर उठा लिए और जल्दी से सिल्वर फॉर्चून टावर छोड़कर चले गए। रेयांश मेहता ने अपना वादा निभाया और व्योम राजपूत के लोगों को कुछ भी करने नहीं दिया। उन्हें धीरे धीरे पार्क में गायब होते देखा, अपने चाकू और कुल्हाड़ियों को फेंक दिया और इस जगह को छोड़ दिया। जब 10 एग्जीक्यूशनर्स का अंतिम सदस्य अंधेरे में गायब हो गया तो विकास शाह ने रेयांश मेहता की ओर फिर से देखा। उसकी आंखों में जीवित रहने की आशा की एक झलक उभर रही थी। रेयांश मेहता ने तो वाकई साधारण मातहतों को जाने दिया था, क्या वो एक दयालु इंसान था? उसे लगा कि शायद रेयांश मेहता नर्म पड़ जाएगा और उसकी जान बख्श देगा। रेयांश मेहता, चेयरमैन मेहता, मैं हार मानता हूँ, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, क्या आप कृपया मुझे नहीं मार सकते? मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊँगा और मैं फिर कभी भूमिगत सेना में शामिल नहीं होऊंगा। मुझे जीने का मौका दो, मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा और अब अंडरवर्ल्ड के मामलों में दखल नहीं दूंगा। मेरी ईमानदारी की खातिर मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारे लिए दिन रात धूप बत्ती जलाऊंगा और बुद्ध की पूजा करूंगा। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। ओह, और मोहन रजिया, मैं उसे स्थापित करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मुझे उसे मारने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं, मैं बस जीने का मौका मांगता हूँ। विकास शाह अपनी बुद्धि के अंत में आंसू में था, उसका स्वर गंभीर था, एक बच्चे की तरह जिसने गलत काम किया हो।
वह रेयांश मेहता की सहानुभूति जगाने की आशा कर रहा था, क्योंकि यदि कोई जीवित रह सकता है तो वह मरना नहीं चाहता। रेयांश मेहता ने उदासीनता से कहा, मोहन रजिया को मारना इतना मुश्किल नहीं है। जो लोग गलतियां करते हैं उन्हें हमेशा अपने कार्यों की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं आपकी सुखद उड़ान की कामना करता हूं। रेयांश मेहता ने फिर उसकी ओर नहीं देखा और श्वेता शर्मा और प्लैनेट स्क्वाड के साथ लिफ्ट में प्रवेश किया। जैसे जैसे लिफ्ट के लोहे के दरवाजे धीरे धीरे बंद होते गए, विकास शाह की आंखें और अधिक हताश होती गईं। विक्रम वर्मा वहीं रुका रहा। विकास शाह के बाल पकड़े, उसका चेहरा ठंडा था और बोला, मेरी तरफ मत देखो। अगले जन्म में अपनी आंखें चौड़ी खोलना और यह जानना कि किसे उकसाना है और किसे नहीं। विकास शाह ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसका गला विक्रम वर्मा ने जकड़ लिया था, जिससे वह बोल नहीं पा रहा था। फिर विक्रम वर्मा ने विकास शाह को बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म से जबरदस्ती धक्का दे दिया। विकास शाह ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, सिर से पैर तक भारीहीनता की अनुभूति फैल रही है और अपने अंतिम क्षणों में वह आसपास की हवा को बेतहाशा नोच रहा था। वह पहले ही हवा में गिर चुका था। मंच पर विक्रम वर्मा के भावहीन चेहरे को देखकर विकास शाह अपने अंतिम क्षण में अत्यधिक पश्चाताप से भर गया। उस क्षण उसे अपने जीवन के पहले आधे भाग की यादें एक मूक फिल्म की तरह चलती हुई प्रतीत हुई और समय धीमा हो गया। उसकी नीचे उतरने की गति लिफ्ट की नीचे की ओर गति से अधिक थी। सिल्वर फॉर्चून टावर का लिफ्ट एक दर्शनीय स्थल लिफ्ट है जो पारदर्शी कांच से घिरा हुआ है, जिससे बाहरी दृश्यों का दृश्य देखा जा सकता है। विकास शाह ने रेयांश मेहता को लिफ्ट में बैठे देखा। उसके होठों पर एक निरंतर अपरिवर्तनीय मुस्कान थी। वह भी उसकी ओर देख रहा था। उनकी निगाहें एक दूसरे से मिलीं। एक क्षण के लिए वे जम गईं, लेकिन शीघ्र ही कांच की तरह बिखर गईं और समय सामान्य हो गया। किसी भारी वस्तु के जमीन पर गिरने की आवाज के साथ विकास शाह का पापमय जीवन समाप्त हो गया। डॉट 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 डॉट। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरी। श्वेता शर्मा का चेहरा लाल और चमकीला था। आज रात की घटनाएं वास्तव में उसके लिए बहुत रोमांचक थीं, क्योंकि वह एक युवा महिला थी जो एक बड़े समूह में पली बड़ी थी। आज रात वाकई बहुत मजेदार थी। शुक्रिया, यह मेरे जीवन का एक नया अनुभव है। श्वेता शर्मा ने रेयांश मेहता को स्नेह भरी निगाहों से देखा। एक संपन्न परिवार की बेटी होने के नाते जब भी वह बाहर जाती थी तो उसके चारों ओर हमेशा अंगरक्षक रहते थे। उसे कभी किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता था तथा सभी लोग उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आते थे। अब तक की उनकी सबसे रोमांचक गतिविधियां थी पाकों में प्रेतवाधित घरों की खोज करना, हत्या के रहस्य वाले खेल खेलना और परिदृश्य सिमुलेशन में शामिल होना। ये पहली बार था जब उसने वास्तविक संवेदी उत्तेजक अंडरवर्ल्ड झगड़े का अनुभव किया था। इसके अलावा ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ था जिसे वह पसंद करती थी। इस घटना के कारण उनकी भावनाएं धीरे धीरे गर्म हो गईं। रेयांश मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, कोई इनाम है क्या? श्वेता शर्मा ने शर्माते हुए कहा, जरूर है। इस समय लिफ्ट सिल्वर फॉर्चून टावर के आधार पर उतर गई। दरवाजे खुले तो देखा कि चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं और खून की तेज गंध से इंद्रियां उत्तेजित हो रही थीं। श्वेता शर्मा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी नारकीय क्षेत्र में आ गई हो। रक्त से सने सैकड़ों शव बेतरतीब ढंग से पड़े हुए उसे मतली का एहसास करा रहे थे। कुछ ही दूरी पर मछली पकड़ने वाली नावें एक के बाद एक आती रहीं और व्योम राजपूत के लोगों ने शवों के थैले निकाले, उनमें एक एक करके लाशें डाली और उन्हें मछलियों को खिलाने तथा निशानों को साफ करने के लिए गहरे समुद्र में ले गए। हर कोई खून से सने रास्ते से गुजर रहा था और श्वेता शर्मा को घबराहट महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि रेयांश मेहता ऐसे दृश्यों का आदी है और वह इससे विचलित नहीं हो पा रहा है। प्लैनेट स्क्वाड और रेयांश मेहता पहले कार में बैठे और चले गए, जबकि व्योम राजपूत और विक्रम वर्मा ने बाद की स्थिति संभाली। किंग किंग और शिप किंग फैमिली के लोगों ने सहायता की, इसलिए मूल रूप से कोई समस्या नहीं हुई। कार में बैठी हुई श्वेता शर्मा ने रेयांश मेहता के सिर को दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी आंखें स्नेह से भरी हुई थीं। वह उसे गौर से देख रही थी। फिर उसने उसके होठों को गहराई से चूमा। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक अलग होने को तैयार नहीं थे। इस समय श्वेता शर्मा की भावनाएं ज्वालामुखी की तरह थीं जो रेयांश मेहता के साथ विलीन हो रही थीं। उनके अलग होने के बाद भी श्वेता शर्मा को थोड़ी असंतुष्टि महसूस हुई। उसका ऊपरी शरीर पहले से ही रेयांश मेहता के खिलाफ दबा हुआ था। मैं जहां रहता हूं वहां मेरा बिस्तर बड़ा है, रेयांश मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। श्वेता शर्मा ने मजाकिया लहजे में डांटा, तुम्हारी मर्जी। अभी तो मैं तुम्हें एक छोटा सा इनाम दूंगा, थोड़ा सा स्वाद दूंगा। जहां तक अंतिम चरण की बात है तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते। रेयांश मेहता की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कहा, मुझे मत बताओ तुम अभी भी कुंवारी हो। श्वेता शर्मा ने गर्व से कहा, बेशक मैं उन बड़े उद्योगपतियों की बेटियों की तरह नहीं हूं जो पैसा होने पर बेपरवाह होकर मौज मस्ती करती हैं, बिना किसी संकोच के आनंद लेती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। कोई भी मेरे शरीर को छू नहीं सकता। क्या आप कह रहे हैं? अब आप नहीं रहे। रेयांश मेहता तुरंत सीधा बैठ गया और न्यायसंगत रूप से घोषित किया, आपकी तरह कोई भी मेरे शरीर को नहीं छू सकता। फिर उसने मन ही मन कहा, यह अवश्य ही शीर्ष स्तर की सुंदरता होगी और एक बैकअप टायर भी। श्वेता शर्मा मुस्कुराया, इतनी जल्दी इनकार करने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी कोई परवाह नहीं है। भविष्य में चाहे तुम्हारे पास कितनी भी औरतें हों, अगर मैं सचमुच तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे तकलीफ नहीं दोगे। रेयांश मेहता ने पुष्टि की, मैं करूंगा। श्वेता शर्मा ने कहा, लेकिन इन चीजों के बारे में बात करना अभी बहुत दूर की बात है। हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें पहले मेरे परिवार से बात करनी होगी। आपकी वर्तमान परिसंपत्तियां पर्याप्त नहीं हैं, आपके पास उनका ध्यान आकर्षित करने की क्षमता भी नहीं है।
लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत आशावादी हूँ और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम एक भव्य पालकी लेकर मुझसे शादी करने आओगे। रेयांश मेहता मुस्कुराया और कहा, तो योग्य होने के लिए क्या करना होगा? श्वेता शर्मा ने कहा, कम से कम उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। रेयांश मेहता ने उसकी पतली कमर को सहलाया जिस पर अतिरिक्त मांस का नामोनिशान नहीं था, और रंगपुर के समृद्ध रात्रि दृश्य को देखते हुए अपने आप से बुदबुदाया, वह दूर नहीं है।